वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और उसके हम एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर रहे थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करते हैं। वी आर ऑन द क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये अपना चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ओके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स व्हाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड collide and immediately become entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity of 60 meter per second towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictional force acting between the feet of the two players and ground is negligible. तो क्या दिया गया बेटे इस क्वेश्चन में? इसमें क्या कि दो हॉकी के प्लेयर हैं। हमने मान लिया एक हॉकी का प्लेयर अपना ये है और ये अपनी हॉकी को लेकर के इस लेफ्ट साइड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो मास आपको दिया है वो फर्स्ट प्लेयर का मास है 60 केजी, मास है इसका 60 केजी और ये किस स्पीड से जा रहा है? ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। अब दूसरा प्लेयर है वो भी हॉकी की बॉल की तरफ आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका जो वेट आपको दिया है वो कितना दिया है? 55 केजी और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आ रहा है, इधर 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ये दोनों जैसे आ रहे हैं तो ये एक ही बॉल को लेने के लिए आ रहे हैं तो दोनों का आपस में क्या हो जाता है? कोलिजन हो जाता है और कोलिजन के बाद वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं, मींस उलझ जाते हैं आपस में दोनों के दोनों। अब ये क्या है इसने कि अगर ये दोनों तेज स्पीड से ऐसे दौड़ते हुए आ रहे थे और दोनों दौड़ते दौड़ते आपस में एंटेंगल्ड हो जाते हैं, उलझ के अगर वो गिर जाते हैं तो फिर भी वो थोड़ी सी दूरी तक क्या करते हैं? मूव करते हैं, एक वेलोसिटी से वो चलते हैं। तो एंटेंगल्ड होने के बाद की जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कीजिए, राइट। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मास ऑफ द फर्स्ट प्लेयर इज मास ऑफ द फर्स्ट प्लेयर का जो मास है वो कितना दिया गया है? 60 केजी है। एंड वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट प्लेयर इज, इसको हमने मास मान लिया m1 है ये। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट प्लेयर की जो वेलोसिटी है वो u1 मान लेते हैं और वो कितने दे रखी है? 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बेटे। एंड मास ऑफ द सेकेंड प्लेयर, मास of the second player is m2 is equal to कितना दे रखा है? 55 kg। velocity of the second player की जो velocity है that is u2। ये u1 और u2 क्या है? इनकी इनिशियल वेलोसिटी है, मींस वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज हैं। ये कितनी दे रखी है? 16 मीटर पर सेकंड। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को, मींस लेफ्ट से राइट की तरफ वाली वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन वाली को आपने क्या लेके चलना पड़ेगा? नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन को आपने क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई पुट ए साइन नेगेटिव देयर। यहाँ पे मैं कैसा साइन लगा देती हूँ? नेगेटिव साइन लगा देती हूँ, राइट, ओके। तो अब आपसे पूछा गया है वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी of the two players, velocity of the two players when they entangled,
एंटेंगल्ड होने के बाद जो वेलोसिटी है वो आपसे पूछी गई है, तो दोनों एंटेंगल्ड होने के बाद तो दोनों कंबाइन ही हो जाएंगे और उनकी कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। तो वो हमने मान ली कितनी है, v है, और v की वेलोसिटी की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, सो कैसे करेंगे, वी नो, सॉल्यूशन इसका हम कर रहे हैं, वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या जानते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दैट इज initial linear momentum should be equal to final linear momentum। okay, so by putting the various values, m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, m1 is 60 into u1 वेलोसिटी थी इसकी how much 5 प्लस m2 है 55। अब ये वेलोसिटी कितनी है मल्टीप्लाई में 60 माइनस 60, आप ध्यान रखेंगे एंटेंगल्ड होने के बाद दोनों का मास जो है वो कंबाइन हो जाता है, तो हम लिखेंगे 55 प्लस 60 इनटू में क्या लिख दिया, कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे क्योंकि वो जो कंबाइन उलझ जाते हैं तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की तरह अब आगे मूव करेंगे, तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी हमने कितनी मान ली थी, v मान ली थी यहाँ पर, तो ये हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 300 माइनस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 033। ठीक है, इज इक्वल टू 115v, और ये यहाँ से आ जाएगा हाउ मच, माइनस का 3000 इज इक्वल टू 115v, दिस विल गिव्स यू v इज इक्वल टू माइनस 3000 डिवाइडेड बाय 115 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ओके, कर लेंगे इसको। तो इस वेलोसिटी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हो गया, अब इस कॉमन वेलोसिटी से क्या करेंगे, वो चलेंगे। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखो बेटा, ये जो फर्स्ट प्लेयर था ये इस साइड जा रहा था, इसकी वेलोसिटी को आपने पॉजिटिव माना था, सेकंड जो प्लेयर है वो तेज स्पीड से आ रहा है, तो वो जब इसके साथ उलझ गया, ऐसे दोनों गिरेंगे, तो दोनों गिरने के बाद ये इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि ये तेज स्पीड से आ रहा था, इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस बात का क्या सबूत अपने पास, क्योंकि जो अपने फाइनल वेलोसिटी आई है उसके साथ कैसे साइन आया है, नेगेटिव साइन आया है, तो नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि वो दोनों राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, if action is always equal and opposite to reaction, explain how a horse can pull a car। इसने कहा कि अगर एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो तो बताइए एक हॉर्स जो है वो कैसे एक कार्ट को आगे की तरफ खींच सकता है। तो ये हमने मान लिया क्या है, अपने पास एक हॉर्स है, ये इस तरह से ये मान लेते हैं अपना क्या है, एक हॉर्स है, और इसके साथ में ये क्या है, अपनी कार्ट है। ठीक है, ये कार्ट है और ये क्या है, हॉर्स है। अब जब इसने कहा कि अगर एक्शन और रिएक्शन क्या हो, इक्वल और अपोजिट हो, तो कैसे ये जो हॉर्स है ये गाड़ी को आगे की तरफ खींच के लेके जा सकता है। अब देखो बेटा, जब हम चलते हैं या हॉर्स चलता है तो क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ दबाते हैं ऐसे अपने पैर से, तो इसने क्या किया, हॉर्स ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, अब आपको पता है एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, तो अर्थ इसके ऊपर क्या करेगी, इस डायरेक्शन में रिएक्शन देगी। जितने फोर्स से इसने अर्थ को नीचे की तरफ प्रेस किया है, पीछे की तरफ प्रेस किया है, दबाया है, उतने ही फोर्स से अर्थ क्या करेगी, ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन देगी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये फोर्सेज को मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ से इस हॉर्स ने ऐसे फोर्स
समझोगे इसको कि जब भी अपना फोर्स किसी एंगल पर लग रहा होता है तो हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे ये जो आर है, एक कंपोनेंट तो इसका इधर लग जाएगा, एक तो ये फोर्स इधर लगाएगा और एक फोर्स ये इधर लगाएगा। मीन्स क्या हुआ, इस बात को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे आप ये जूम करो कि एक ईंट है, एक पत्थर है, उसके आपने क्या बांध रखी है, रस्सी बांध ली, ठीक है, ये मान लो, और इस पे आपने ऐसे रस्सी बांध के आप इसको क्या कर रहे हो, आगे की तरफ खींच रहे हो। तो जब आप इस रस्सी से इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या करता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ना आगे थोड़ा सा ऊपर भी उठता है और आगे की तरफ भी आता है। तो पत्थर ऊपर की तरफ भी उठेगा और आगे की तरफ भी आएगा। तो मींस उस पत्थर पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो ऊपर की डायरेक्शन में, एक आगे की डायरेक्शन में। तो ये जो ऊपर की डायरेक्शन वाला फोर्स है, अब घोड़े का जो वेट है, भार है, जो घोड़े का वेट है वो किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स, ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। हमने पढ़े थे ना बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब बचा अपने पास ये वाला फोर्स, ये फोर्स क्या करेगा, घोड़े को आगे की तरफ जाने में हेल्प करेगा। अब आपको एक बात पता है कि जब भी किसी सरफेस पर एक दूसरी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वहां पे। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है बेटा, ऑब्जेक्ट की मोशन के अगेंस्ट, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, मींस उसको चलने से रोकता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इसको आगे, घोड़ा इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, तो रिएक्शन फोर्स इसकी आगे मिली है, इधर मिली है। अब जब ये वाला फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, उस टाइम पर घोड़ा क्या करेगा, इसको आगे की तरफ ले जाने में कामयाब रहेगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि भाई दो, एक रस्सी है, उसको एक टीम उधर से खींच रही है, एक टीम इधर से खींच रही है। तो अगर ये लेफ्ट वाली टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगी, इसको आगे की तरफ खींच के ले जाने में सफल हो जाएगी। तो उसी प्रकार जब ये वाला फोर्स, लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ये ज्यादा हो जाएगा, किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से। और ये लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है कौन सा है, रिएक्शन है, किसकी, उस फोर्स की रिएक्शन है जिस फोर्स से हॉर्स ने धरती को प्रेस किया था, ठीक है, चलते अपने पैरों से धरती के ऊपर जो फोर्स लगाया था उसकी रिएक्शन मिली है हमें। घोड़े ने किया एक्शन और अर्थ ने दिया रिएक्शन। तो अर्थ का जो रिएक्शन है वो दो भागों में हमने बांट लिया, एक ऊपर की तरफ और एक आगे की तरफ। ऊपर वाला तो जो घोड़े का वेट था उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आगे वाला जो फोर्स है, करंट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, वो घोड़े को आगे की तरफ ले जाने में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम में अगर आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिखेंगे, व्हेन द रिएक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, देन द हॉर्स विल बी एबल टू पुल द कार्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 14, ये था क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होस which ejects large amount of water at a high velocity। ये हमने थ्योरी में भी स्टडी किया था बेटा कि जो फायरमैन वाले होते हैं, अगर कहीं पर आग लगी है और वो फायर एक्सटिंग्विशर को हम कॉल करते हैं तो वो वहाँ पर वाटर की शावरिंग करते हैं। तो जो वो होस पाइप होता है जहाँ से वाटर निकल के आता है, उसको पकड़ने के लिए भी पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो जो फायरमैन है उसको होस पाइप को पकड़ने के लिए इसने कहा कि उसको मुश्किल का सामना क्यों करना पड़ता है, मतलब उसे डिफिकल्टी क्यों महसूस होती है उस होस पाइप को पकड़े रखने में, क्योंकि जब वो यहाँ पर इस होस पाइप को पकड़े हुए है ये ऐसे, तो इस होस पाइप में से वाटर क्या निकल रहा है, आगे की तरफ निकल रहा है, बहुत तेज स्पीड से, हाई स्पीड से वाटर क्या आ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो इसकी अपोजिट रिएक्शन क्या आनी चाहिए, इस साइड आनी चाहिए। तो ये जो वाटर जितनी स्पीड से आगे गया है, जितने मोमेंटम से, उतने मोमेंटम से पाइप क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या होगा, जो हम कहेंगे इसमें हम आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे कि फायरमैन को डिफिकल्टी क्यों फील होती है,
क्योंकि जो वाटर है वो तेज स्पीड से आगे की डायरेक्शन में जाता है, तो अब पाइप क्या करेगा, पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसलिए फायरमैन को क्या होती है, डिफिकल्टी फील होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. हाँ जी, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, जो गिवन डाटा है वो हम लिखते हैं एक बार, उसको फाइंड आउट करके बाहर निकाल के रखते हैं। तो क्या दिया था बेटा इसमें, मास ऑफ द राइफल गिवन है आपको, मास ऑफ द राइफल दैट इज M1 कितना दिया है, 4 kg, एंड मास ऑफ द बुलेट आपको गिवन है, हाउ मच, मास ऑफ द बुलेट दैट इज M2, ये आपको गिवन है 50 ग्राम। 50 ग्राम को अगर आप कन्वर्ट करोगे केजी में तो कितना आ जाएगा, वो 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 1/20 kg। और क्या गिवन है, वेलोसिटी दी है आपको, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब एक बात ध्यान रखें यहाँ पे बेटा, क्या कि जो इसने बोल रखा है फायर्ड वेलोसिटी, बुलेट इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये इनिशियल वेलोसिटी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जिसकी बात कर रहा है, ये फायर करने के बाद उसकी बात कर रहा है, राइट। तो फायर होने के बाद इनिशियल वेलोसिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, बट फायर करने से पहले बुलेट और राइफल दोनों किसमें है, रेस्ट में है। तो आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, ये आपको कितनी मान ली हमने, u1 दैट इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दैट इज u2, वो भी कितनी है, 0, क्योंकि शुरू में जब तक हमने बुलेट को फायर नहीं किया है तब तक बुलेट भी किस में है, रेस्ट में है, और जो राइफल है वो भी किस में है, रेस्ट में, दोनों किस में है, रेस्ट में, जब तक हमने फायर नहीं किया है। अब फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, राइफल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आपको दे रखी है कितनी, 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड दे रखी है ना, यस। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, आपको v1 की वैल्यू निकालनी है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, तो अप्लाई कर दो। वी नो दैट m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। so by putting the various values, m1 कितना है, m1 है 4 into 0 plus 1/20 into 0 is equal to m1 कितना है 4 into में 35 plus m2 कितना है 1/20 into में v2, सॉरी v1 की वैल्यू तो आपको निकालनी है, v1 क्या मानी थी आपने, राइफल, और राइफल क्या आपको कैलकुलेट करनी है, इनटू में कितना है 35, ठीक है। अब ये तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, ऑल ओवर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग कितना z देगा, 0 देगा, 4v1 प्लस, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 7 से, कितना आ जाएगा 7/4, और ये 7/4 इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 7/4 इज इक्वल टू 4v1, दिस विल गिव्स यू v1 इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में, दैट इज -7/16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। -7/16 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जो राइफल है वो क्या आएगी बैक साइड में, और बुलेट है वो 35 मीटर पर सेकेंड से क्या जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखे इसमें, two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities of
2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision, the first objects move at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. इसने कहा कि दो ऑब्जेक्ट है बेटे, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं और जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास है 100 ग्राम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 200 ग्राम। पहले की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एंड दूसरे की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक ही साइड से जा रहे थे। अब दोनों की स्पीड सेम ना होने की वजह से तेज स्पीड से चल रहा है तो ये इसको क्या करेगा, कोलाइड करेगा जाके। अब इसने बोला है आफ्टर द कोलिजन, ये हमने मान लिया दोनों क्या हो गए ड्यूरिंग, ये है बिफोर कोलिजन की सिचुएशन, बिफोर कोलिजन, ये हमने मान लिया ड्यूरिंग कोलिजन, और ये मान लेते हैं क्या है आफ्टर कोलिजन है। ये कौन सी सिचुएशन है, आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन की बाद की है, ठीक है। तो इसने कहा है दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67, ये m1 मान लेते हैं, ये m2, m1 m2, m1 m2, m1 की जो स्पीड है वो कितनी दी है 1.67, 1. m2 m1, क्योंकि जो m1 है वो तेज स्पीड से चल रहा था 1.67 मीटर पर सेकेंड। इसकी आपको क्या करनी है, निकालनी है कि कोलिजन के बाद ये दोनों एक दूसरे से टकराए, टकराने के बाद जो सेकंड बॉल है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। तो डाटा हमने सारा यहाँ पर लिख लिया है। सॉल्यूशन जब आप करें तो आप इसको अच्छे से कॉपी में राइट कर दें दैट गिवन mass of the first object is 100 gram, velocity of the first is 2 meter per second, mass of the second is 2 gram, velocity of the second is 1 meter per second. After the collision the velocity of the first ball is 1.67 meter per second। ये सारा डाटा आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। मैं जस्ट इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। सो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, इनिशियल कोलिजन से पहले जो लीनियर मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद के लीनियर मोमेंटम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 कितना है 100 ग्राम को किस में बदल दोगे आप, किलोग्राम में, इंटू u1 पहला किस स्पीड से चला था 2 से, प्लस m2 200 ग्राम को आपने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, इंटू u2 कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू m1 कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू v1, इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 1.67, राइट, 1.67 दी गई है, और m2 कितना है 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में v2 की वेलोसिटी जो है आपको कैलकुलेट करके दिखानी है, ठीक है बेटे। कैसे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/10 कितना आ जाएगा ये 1/5 प्लस 200 से 00 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये भी 1/5 इज इक्वल टू 00 से 00 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 0.167, ये बाय में 10 था, आगे कर लेंगे इसको, प्लस 00 से 00 कैंसिल, इसको पॉइंट में ही रख लेते हैं 0.2 v2 ताकि इनको हम अच्छे से एडिशन कर सकें, ठीक है। 0.2 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों का 5 क्या आ गया एलसीएम 2/5। अब ये साइड जाके क्या आ जाएगा माइनस में 0.167 इक्वल टू क्या हो गया 0.2 v2। अब ये प्लस माइनस तो आप इजीली कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करके 0.2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और इसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1.17 मीटर पर सेकेंड v2 की वैल्यू आपकी कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको, ओके। So these are all the questions of in-text questions of the chapter Force and Laws of Motion. In the next video we will discuss the exercises question of this chapter. Thank you very much.